कहानी का शीर्षक खामोश पर्चियाँ, एक गूंगे घर की सिसकती दीवारें। बेंगलुरु की एक हाईटेक सोसाइटी के 20वें माले पर स्थित उस 4 BHK फ्लैट में हर सुख सुविधा मौजूद थी। वॉइस कंट्रोल वाली लाइटें, ऑटोमेटिक पर्दे और इटालियन मार्बल। लेकिन उस घर के सबसे आखिरी कमरे में, जिसे गेस्ट रूम कहा जाता था, वहाँ पिछले 8 महीनों से एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी शमशान से भी ज़्यादा खौफनाक था। सुबह के 6 बज रहे थे। 68 साल की कमला जी अपने बिस्तर से उठी। उन्होंने सबसे पहले अपने बगल में सो रहे 73 वर्षीय पति दीनानाथ जी की रजाई ठीक की। दीनानाथ जी को अस्थमा था और उनकी छाती से सोते वक्त घरघराहट की आवाज़ आ रही थी। कमला जी ने तुरंत घबराकर अपने कांपते हाथों से दीनानाथ जी के मुंह पर एक छोटा सा सूती तौलिया रख दिया ताकि उनकी वो आवाज़ कमरे के दरवाजे के बाहर ना जा सके। उन्होंने अपने पैरों में वो पुरानी घिसी हुई मोजड़ी पहनी, क्योंकि उस चप्पल के फर्श पर घिसने से आवाज़ होती थी। नंगे पैर पंजों के बल चलते हुए वो अपने छोटे से पूजा के डिब्बे के पास आई। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, लेकिन उनके होंठ नहीं हिले। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कोई घंटी नहीं बजाई, कोई आरती नहीं गाई। पिछले 8 महीनों से कमला जी और दीनानाथ जी ने इस घर में बोलना छोड़ दिया था। वो गूंगे नहीं थे, लेकिन उनकी औलाद ने उनके शब्दों की कीमत कुछ इस तरह चुकाई थी कि उन्होंने अपने ही होंठ हमेशा के लिए सी लिए थे। कमला जी का दिमाग आज भी 8 महीने पहले की उस मनहूस सुबह में अटका हुआ था। उनका इकलौता बेटा समीर, जो एक IT कंपनी में डायरेक्टर था, और बहू निहारिका, दोनों काम को लेकर बहुत तनाव में रहते थे। निहारिका को अक्सर माइग्रेन रहता था। उस दिन सुबह दीनानाथ जी को बहुत तेज़ खांसी का दौरा पड़ा था। उनकी खांसने की आवाज़ से निहारिका की नींद टूट गई। वो तूफान की तरह अपने बेडरूम से बाहर आई और उसने लिविंग रूम की कांच की मेज पर रखा एक महंगा फूलदान ज़मीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में, निहारिका चीखी। समीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे सुबह नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा की ये सूखी खांसी और तुम्हारी माँ की वो सुबह सुबह अगरबत्ती और घंटी की आवाज़, मेरा सिर फट रहा है। अगर इस घर में मुझे शांति नहीं मिल सकती तो मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करके हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम रहो अपने माँ बाप के इस ओल्ड एज होम में। समीर, जो हमेशा अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था, उसने अपने ही पिता का कॉलर लगभग पकड़ते हुए कहा था, पापा, आप लोगों को समझ नहीं आता क्या? हम लोग EMI भरते हैं, दिन रात गधों की तरह काम करते हैं। आप लोगों को यहाँ फ्री की रोटियाँ मिल रही हैं, तो कम से कम चुपचाप तो रह सकते हैं। अगर आप लोग इस घर में बिना आवाज़ किए परछाई बनकर नहीं रह सकते तो अभी के अभी अपना सामान बांधिए और मेरे घर से निकल जाइए। फ्री की रोटियाँ और निकल जाइए, ये शब्द दीनानाथ जी के दिल में किसी भाले की तरह आर पार हो गए थे। जिस घर की डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने अपनी प्राइवेट फंड की सारी रकम दे दी थी, आज उसी घर में परछाई बनने का फरमान सुनाया गया था। कमला जी जानती थी कि दीनानाथ जी का शरीर अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो बाहर किराए के मकान में या किसी वृद्धाश्रम में एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अपनी पति की सांसों को बचाने के लिए कमला जी ने उसी दिन अपने दुपट्टे से अपने होंठ कस लिए थे। उन्होंने कसम खा ली थी कि आज के बाद इस घर में उनकी या उनके पति की कोई आवाज़ नहीं गूंजेगी। अब घर का सारा नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। कमला जी और दीनानाथ जी आपस में भी बात नहीं करते थे, डर के मारे कि कहीं आवाज़ दीवार के पार न चली जाए। उन्होंने एक पुरानी डायरी के पन्ने फाड़ कर रखे हुए थे। उनकी पूरी जिंदगी अब उन छोटी छोटी कागज़ की पर्चियों पर सिमट कर रह गई थी। दोपहर के 2 बज चुके थे। समीर और निहारिका ऑफिस में थे। दीनानाथ जी के पेट में तेज़ दर्द हो रहा था। उन्हें गैस की गोली चाहिए थी। वो बाहर हॉल में मेडिकल बॉक्स में रखी थी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से एक पर्ची उठाई और उस पर लिखा, कमला, बहुत दर्द है, बाहर से
हरे रंग वाली गोली ला दो। उन्होंने वो पर्ची कमला जी की तरफ बढ़ा दी। कमला जी ने पर्ची पढ़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो दबे पांव एक चोर की तरह अपने ही घर के हॉल में गई। जैसे ही उन्होंने दवा का बॉक्स खोला, उसमें से एक शीशी छिटक कर नीचे गिर गई। खनक की एक तेज आवाज़ हुई। कमला जी का दिल धक से रह गया। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उन्होंने डर के मारे पूरे घर में ऐसे नज़रें घुमाई जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। उन्हें लगा जैसे अभी निहारिका बाहर आएगी और उन पर चीखने लगेगी। हालांकि घर खाली था, लेकिन उस खौफ ने उनके दिमाग में घर कर लिया था। वो जल्दी से गोली लेकर वापस कमरे में आई और दीनानाथ जी को पानी के साथ दी। दीनानाथ जी ने दवाई खाने के बाद उस पुरानी पर्ची के पीछे एक और लाइन लिखी और कमला जी के हाथ पर रख दी। कमला, जिस घर में खांसने पर और दवा मांगने पर भी डर लगने लगे, वहाँ जिंदा रहने से अच्छा है कि इंसान मर जाए। हम यहाँ अपनी ही सांसों का किराया चुका रहे हैं। कमला जी ने उस पर्ची को अपने सीने से लगा लिया और बिना कोई आवाज़ किए, बिना सिसकी लिए अपने आंसुओं को ज़मीन पर टपकने दिया। एक माँ और एक पिता जिन्होंने कभी अपने बेटे को बोलना सिखाया था, आज उसी बेटे के डर से एक दूसरे का दर्द कागज़ के टुकड़ों पर लिखने को मजबूर थे। शनिवार की शाम थी। घर के बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन बेंगलुरु के उस आलीशान 4 BHK फ्लैट के अंदर रोशनियाँ इस कदर जगमगा रही थी मानो कोई बड़ा त्योहार हो। निहारिका के ऑफिस के कुछ खास विदेशी क्लाइंट्स और समीर के बॉस डिनर पर आने वाले थे। घर में कैटरिंग वाले विदेशी पकवानों की ट्रे सजा रहे थे और लिविंग रूम में एक मध्यम महंगा सा संगीत बज रहा था। घर की हवा में महंगे परफ्यूम और लेमन ग्रास रूम फ्रेशनर की महक तैर रही थी। लेकिन उस घर के आखिरी कोने में, जिसे अब गेस्ट रूम कहना भी एक भद्दा मजाक था, वहाँ एक खौफनाक और दम घोटू अंधेरा छाने लगा था। शाम के 6 बजे ही समीर ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी जिसमें 2 सूखी रोटियां और पीली सी दाल थी। उसने वो प्लेट बिना किसी भाव के बिस्तर के किनारे रख दी। दीनानाथ जी दीवार के सहारे पेट टिकाए बैठे थे और कमला जी ज़मीन पर बैठकर उनके पैरों में सरसों का तेल मल रही थी। सुनिए, समीर की आवाज़ में एक ठंडी और चुभने वाली चेतावनी थी। आज मेरे घर पर बॉस और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। मेरा मतलब है, मेरा स्टेटस और लाइफस्टाइल देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस घर में कोई बूढ़ा या बीमार इंसान भी रहता है। निहारिका नहीं चाहती कि कोई ओल्ड एज वाली वाइफ हमारे इस मॉडर्न घर में आए, इसलिए आप दोनों कल सुबह तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। दीनानाथ जी ने अपनी धसी हुई कमज़ोर आंखों से अपने जवान बेटे को देखा। उनके कांपते होठों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कोई आवाज़ निकलने से पहले ही कमला जी ने घबराकर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कमला जी की आंखों में एक डर था, वो डर जो एक माँ को अपने ही बेटे से लगने लगा था। और हाँ, समीर ने बाहर निकलते हुए मुड़कर आखिरी वार किया। पिछली बार पार्टी में आप पानी लेने के लिए बाहर आ गए थे, इस बार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। अटैच बाथरूम तो है ही कमरे में, मैं दरवाज़ा बाहर से लॉक कर रहा हूँ। समीर के ये शब्द सुनते ही कमला जी झटके से खड़ी हो गई। उनकी आंखों में दहशत फैल गई। अपनी ही औलाद उन्हें जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर समीर के सामने गिड़गिड़ाने का मुंह इशारा किया। उनके होठ फड़फड़ाए, मानो चीख कर कह रहे हों, बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर रात को अस्थमा की घबराहट हुई तो दरवाज़ा बंद मत करो। लेकिन समीर ने अपनी माँ के उन कांपते जुड़े हुए हाथों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए माँ, बस चुपचाप सो जाइएगा। दरवाज़ा बंद हुआ और उसके तुरंत बाद चाबी घूमने की वो सर्द क्लिक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। ताला लग चुका था। वो चाबी
सिर्फ उस लकड़ी के दरवाजे पर नहीं घूमी थी, वो दीनानाथ जी के स्वाभिमान, उनके वजूद, उनके पिता होने के गुरूर पर घूमी थी। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी की आज़ादी, अपना हर सुख इस बेटे के भविष्य को संवारने में गिरवी रख दिया था, आज उसी बेटे ने उन्हें उनके ही पैसों से खरीदे गए घर में कैदी बना दिया था। रात के 9 बज चुके थे। बाहर से विदेशी शराब की बोतलें खुलने की, अंग्रेजी में गूंजते ठहाकों और कांच के गिलासों की टकराने की आवाज़ें उस बंद दरवाजे को चीरते हुए अंदर आ रही थी। बैस वाले संगीत की धमक से कमरे की ज़मीन हल्की हल्की कांप रही थी। कमरे के अंदर की हवा भारी और दमघोंटू हो चुकी थी। वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, जिसे निहारिका ने महीनों पहले परमानेंटली बंद करवा दिया था, ताकि बाहर की धूल अंदर ना आए। घुटन और तनाव के कारण दीनानाथ जी का अस्थमा फिर से उभरने लगा। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वो हाँफ रहे थे। उनके गले से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज़ निकलने लगी। उन्हें ताज़ी हवा और अपने इन्हेलर की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन इन्हेलर की शीशी सुबह ही ख़त्म हो गई थी और समीर से नई शीशी मांगने की दोनों की हिम्मत नहीं थी। कमला जी बदहवास हो गई। उन्होंने जल्दी से पानी का जग उठाया, लेकिन जग में पानी खत्म हो चुका था। बाथरूम के नल में भी शाम से पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि सोसाइटी के पीछे से सप्लाई कटी हुई थी। उन्होंने अपने पति को बिस्तर पर तड़पते हुए देखा। वो दरवाजे की तरफ भागी। उन्होंने अपना हाथ दरवाजे की ठंडी लकड़ी पर रखा। वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना चाहती थी। वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बुलाना चाहती थी। समीर, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे बाबूजी की सांस रुक रही है, उन्हें अस्पताल ले चलो। लेकिन फिर जैसे ही उनका हाथ दरवाजे पर पड़ा, उन्हें निहारिका की वो खौफनाक चेतावनी याद आ गई। अगर इस घर में मुझे शांति नहीं मिल सकती, तो मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करके हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम रहो अपने माँ बाप के साथ। कमला जी के उठे हुए हाथ दरवाजे पर ही जम गए। अगर उन्होंने आज आवाज़ की तो उनके बेटे का घर टूट जाएगा। एक माँ जो अपने बच्चे का घर बसता देखने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे सकती थी, वो आज अपने पति को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर तड़पते हुए देखने को मजबूर थी। उन्होंने अपने आंसुओं को पीते हुए दरवाजे पर मुक्का मारने के बजाय अपना माथा उस ठंडे दरवाजे पर टिका दिया। वो बेआवाज़ रोने लगी। उनका पूरा शरीर हिचकियों से कांप रहा था, लेकिन उनके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही थी। दीनानाथ जी बिस्तर पर तड़प रहे थे। हवा के लिए उनके फेफड़े संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरकर बिस्तर के सहारे बड़ी उस पुरानी डायरी का एक पन्ना फाड़ा। उन्होंने कांपते हाथों से पेन उठाया और उस पन्ने पर कुछ लिखा। फिर उन्होंने उस पर्ची को फर्श पर कमला जी की तरफ सरका दिया। कमला जी ने ज़मीन पर गिरते हुए उस कागज़ के टुकड़े को उठाया। उस पर दीनानाथ जी की आखिरी टूटती हुई लिखाई में लिखा था, रो मत कमला, जब अपनी ही औलाद दरवाजे पर ताला लगा दे तो भगवान भी अंदर नहीं आ सकता। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस नरक में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, पर अब कम से कम मेरी सांसें और मेरी आवाज़ दोनों आज़ाद हो रही है। पर्ची कमला जी के हाथ से छूट गई। वो पागलों की तरह दौड़कर दीनानाथ जी के पास गई। दीनानाथ जी का सिर तकिए के एक तरफ लुढ़क चुका था। उनकी आंखें आधी खुली रह गई थीं और उनकी वो सूखी घरघराती हुई खांसी हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। बाहर हॉल में मेहमान चीयर्स कहकर अपने ग्लास टकरा रहे थे और अंदर उस सीलन भरे कमरे में एक पिता की मौत का सन्नाटा उन गिलासों की खनक के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया था। कमला जी अपने मृत पति की छाती पर सिर रखकर चीख चीख कर रोना चाहती थी। वो अपने बाल नोचना चाहती थी, ज़मीन पर सिर पटकना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने ही दुपट्टे को अपने मुंह में बुरी तरह ठूंस लिया और उसे दांतों से कसकर दबा लिया। पति की लाश के सामने बैठकर भी एक पत्नी खुलकर विलाप नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपनी औलाद के स्टेटस
और उनके डिस्टर्बेंस का डर था। एक खामोश पर्ची ने आज एक इंसान की ज़िंदगी का आखिरी हिसाब कर दिया था। रविवार की सुबह बेंगलुरु के आसमान में एक उदास सी धुंध लेकर आई थी। रात की उस शानदार पार्टी का खुमार अब पूरे घर में एक बासी और दमघोंटू महक में बदल चुका था। हॉल में हर तरफ विदेशी शराब की आधी खाली बोतलें, जूठे कांच के ग्लास और महंगे पर्दों पर सिगरेट के धुएं की बदबू छाई हुई थी। सुबह के 10 बज चुके थे। समीर भारी सिर के साथ अपने मखमली बिस्तर से उठा। निहारिका अब भी गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर रात की पार्टी की सफलता का एक बेफिक्र सुकून था। समीर लड़खड़ाते कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। उसने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और गटागट पीने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र हॉल के आखिरी कोने में मौजूद उस बंद दरवाजे पर पड़ी। उसके हाथ में पकड़ी पानी की बोतल वहीं रुक गई। उसे याद आया कि रात को उसने अपने ही माता पिता को उस गेस्ट रूम में बाहर ताला लगाकर बंद कर दिया था। शिट। समीर ने बुदबुदाते हुए अपना माथा पकड़ा। उसे लगा कि अंदर बाबूजी को बाथरूम जाना होगा। माँ चाय के इंतज़ार में दरवाजे के पास बैठी होगी। एक पल के लिए उसे हल्की सी झल्लाहट हुई कि अब जाकर उनका उतरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा और उनकी वो खामोश शिकायत भरी नज़रें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसने ड्रॉअर से उस ताले की चाबी उठाई और भारी कदमों से उस सीलन भरे अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ा। समीर ने दरवाजे में चाबी घुमाई। क्लिक। रात को यही आवाज़ एक हुक्म की तरह गूंजी थी, लेकिन अभी सुबह के सन्नाटे में ये आवाज़ किसी कब्र के खुलने जैसी लगी। समीर ने दरवाजे के हैंडल को नीचे दबाया और उसे अंदर की तरफ धकेला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर की वो ठंडी, घुटन भरी और बासी हवा समीर के चेहरे से टकराई। कमरे में अभी भी रात का अंधेरा पसरा था, क्योंकि इकलौती खिड़की बंद थी। समीर ने झल्लाते हुए दीवार पर हाथ मारकर ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया। रोशनी होते ही समीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हाथ से पानी की बोतल छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। सामने का नज़ारा इतना विभत्स और हृदय विदारक था कि किसी भी इंसान का दिल काम करना बंद कर दे। कमला जी ज़मीन पर बैठी थी। उनकी गोद में दीनानाथ जी का सिर रखा हुआ था। दीनानाथ जी की आंखें आधी खुली थी और पुतलियां पत्थर की तरह जम चुकी थी। उनका मुंह खुला हुआ था, मानो आखिरी सांस के लिए उन्होंने हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की हो। उनका शरीर अब इंसान का नहीं, बर्फ का एक पीला निर्जीव टुकड़ा बन चुका था। लेकिन समीर की रूह जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा कांपी थी, वो बाबूजी की लाश नहीं थी, वो उसकी माँ कमला जी थी। कमला जी की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई आंसू नहीं था। वो एक तक शून्य में घूर रही थी और सबसे खौफनाक बात, उन्होंने अपने ही सूती दुपट्टे को पूरी ताकत से अपने मुंह के अंदर ठूसा हुआ था और उसे अपने दांतों से इतनी बेरहमी से काटा हुआ था कि उनके होठों के किनारे से खून की एक सूखी हुई लकीर उनकी ठुड्डी तक आ गई थी। अपनी औलाद के स्टेटस और पार्टी में कोई खलल ना पड़े, इसलिए एक पत्नी ने अपने सुहाग को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा, लेकिन अपने मुंह से एक चीख तक नहीं निकलने दी। उस बंद कमरे की दीवारों ने रात भर उस माँ की जो खामोश चीखें सुनी थी, वो दुनिया के किसी भी शोर से ज़्यादा बहरे कर देने वाली थी। पापा, माँ। समीर का गला सूख चुका था। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट से ज़्यादा नहीं निकल पाई। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से बाबूजी के पैरों को छुआ। वो इतने ठंडे और कड़े हो चुके थे कि समीर को लगा जैसे उसने किसी बर्फ़ की सिल्ली को छू लिया हो। माँ, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं पीटा? तुमने आवाज़ क्यों नहीं लगाई माँ? पापा को क्या हो गया? समीर पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। उसने झटके से कमला जी के मुंह से वो खून से सना दुपट्टा बाहर खींच लिया। उसे लगा कि अब माँ चीखेंगी, उसे थप्पड़ मारेंगी, उसका कॉलर पकड़कर रोएंगी, लेकिन कमला जी के मुंह से उफ तक नहीं निकली।
उनका शरीर एक बुत की तरह जम चुका था। वो गूंगी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर की माँ रात को ही बाबूजी के साथ चिता पर लेट चुकी थी। तभी समीर की नज़र फर्श पर बिखरी हुई कागज़ की उन छोटी छोटी पर्चियों पर पड़ी। कमरे में हर तरफ वो पर्चियाँ फैली थीं, उन 8 महीनों का दर्द जो इस घर की दीवारों में घुट रहा था। उसने कांपते हाथों से बाबूजी के सिरहाने पड़ी वो आखिरी पर्ची उठाई। दीनानाथ जी की वो डगमगाती टूटी हुई लिखाई समीर की आंखों में किसी तेजाब की तरह उतरने लगी। रो मत कमला, जब अपनी ही औलाद दरवाजे पर ताला लगा दे तो भगवान भी अंदर नहीं आ सकता। मुझे माफ़ कर देना, पर अब कम से कम मेरी सांसें और मेरी आवाज़ दोनों आज़ाद हो रही हैं। समीर की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने एक और पर्ची उठाई जो बिस्तर के नीचे पड़ी थी। कमला, आज समीर ने खाने में नमक कम होने पर निहारिका को डांटा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा बेटा अब बड़ा हो गया। एक और पर्ची। दीनानाथ जी, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, पर मैं आवाज़ नहीं कर सकती। निहारिका को माइग्रेन है, आप बस मेरे पैर दबा दीजिए। वो पर्चियाँ नहीं थीं, वो समीर के करोड़ों के पैकेज, उसके रुतबे और उसके आलीशान घर के मुंह पर पड़े वो तमाचे थे जिनकी गूंज उसे अब जिंदगी भर सुनाई देने वाली थी। समीर ने बापूजी के निर्जीव शरीर को अपने सीने से लगा लिया। वो पागलों की तरह चीख चीख कर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर निहारिका भी बेडरूम से दौड़ती हुई दरवाजे पर खड़ी होकर ये नज़ारा देखकर कांपने लगी। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं जानवर बन गया था। माँ, कुछ तो बोलो, मुझे गालियाँ दो माँ, मुझे मारो, पर ऐसे चुप मत रहो। समीर कमला जी के पैरों पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा। कमला जी ने अपनी वो शून्य पत्थर जैसी नज़रें नीची की और अपने उस बेटे को देखा जो उनके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। उन्होंने अपने पास पड़ी वो डायरी उठाई, एक खाली पन्ना फाड़ा और कांपते हाथों से उस पर कुछ लिखा। उन्होंने वो पर्ची समीर के हाथों पर रख दी और वापस दीवार से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। समीर ने आंसुओं से धुंधलाती आंखों से उस आखिरी पर्ची को पढ़ा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस घर में औलाद की इज्जत माँ बाप की चीख से ज़्यादा बड़ी हो जाए, वहाँ मुर्दे बात नहीं किया करते। तुम्हारी माँ कल रात ही इस कमरे में मर चुकी है। ये जो बैठी है, ये सिर्फ तुम्हारे इस सजे हुए घर का एक पुराना फर्नीचर है। उस दिन के बाद उस 4 BH के फ्लैट में फिर कभी कोई पार्टी नहीं हुई। निहारिका का माइग्रेन हमेशा के लिए उस घर के सन्नाटे में खो गया। समीर ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुला लिया, लेकिन कमला जी ने फिर कभी अपना मुंह नहीं खोला। उस घर में अब कोई किसी पर नहीं चीखता था। बस हर रात जब समीर सोने की कोशिश करता तो उसे बंद ताले की क्लिक की आवाज़ और बाबूजी की वो आखिरी दम घोटू घरघराहट सुनाई देती। वो पर्चियाँ अब भी उस घर के हर कोने में मौजूद थी, जो समीर को ये याद दिलाती थी कि उसने अपने स्टेटस की कीमत अपनी ही भगवान की आवाज़ का गला घोंट कर चुकाई थी। वो घर अब ईंट पत्थरों का नहीं, खामोश पर्चियों और एक कभी न ख़त्म होने वाले श्राप का खंडहर बन चुका था। कहानी समाप्त।